नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। न्यूज टॉप 9 में आप सभी का स्वागत है। संसद में आज फिर राजनाथ सिंह चीन को दो टूक संदेश देने वाले हैं। उधर सैटेलाइट से चीन की साजिश का खुलासा हुआ है कि वो एक तरफ तो बातचीत का ढोंग रच रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ डोकलाम में युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है। भारतीय सेना के सामने ड्रैगन की क्या औकात है, अब चीनी एक्सपर्ट्स भी खुलकर इसका पुख्ता प्रमाण दे रहे हैं। लद्दाख LAC से जुड़ी अपडेट खबरें देखते हैं टॉप 9 यलगार @LAC। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर आज राज्यसभा में दोपहर 12 बजे बयान देंगे। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री के बयान के बाद विपक्ष के नेता अपनी बात रखेंगे और जरूरत पड़ने पर सभापति की अनुमति से रक्षा मंत्री अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं। इससे पहले मंगलवार को लोकसभा में रक्षा मंत्री ने LAC पर साफ संदेश दिया था कि भारत अपनी सीमा से कोई समझौता नहीं करेगा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ट्वीट किया है। सरकार चीन पर लोकसभा और राज्यसभा में दोबारा चर्चा के लिए पुनर्विचार करे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 8 से 14 नवंबर 1962 में चीन से युद्ध पर चर्चा में 165 लोकसभा सदस्य शामिल हुए थे। उन्होंने रक्षा मंत्री से गुजारिश की है कि वो इस बारे में रक्षा सलाहकार समिति को सूचित करें। नई सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन LAC पर युद्ध की तैयारियों में जोर शोर से जुटा है। चीन के लासा गोंगर हवाई अड्डे की ताज़ा तस्वीर सामने आई है, जो डोकलाम से 300 किलोमीटर पर है। इस एयरबेस को PLA ने एक्टिव कर दिया है। वहीं PLA ने दौलत बेग ओल्डी के पास भी अपने 6 नए आर्मी पोस्ट बनाए हैं और वहां टैंक आर्टिलरी तैनात किए हैं। चीनी एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि भारतीय सेना इस वक्त ऊंची चोटियों पर मजबूत है, जिसकी वजह से वो PLA पर भारी पड़ रहे हैं। चीनी एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऊंचाई पर बैठे इंडियन आर्मी को हराना ड्रैगन के बस की बात नहीं। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि भारत के एक जवान से निपटने के लिए चीन को अपने 9 सैनिकों को लगाना पड़ेगा। LAC में कड़ाके की ठंड में भी भारतीय सैनिकों के डटे रहने की तैयारी को देखकर चीन बौखलाया हुआ है। अपना खौफ छिपाने के लिए चीन अब भारतीय सैनिकों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। चीन ने भारत की तैयारियों को अधूरा बताया है और कहा है कि बर्फीले मौसम में भारतीय सैनिकों का टिका रहना एक चुनौती है, लेकिन इंडियन आर्मी हर स्थिति से निपटने में सक्षम है। LAC पर तनाव के बीच अब बोफोर्स होवित्जर तोपों को अब लद्दाख में तैनात किया जाएगा। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक लद्दाख में बोफोर्स तोपों के लिए मेंटेनेंस केंद्र में सेना के इंजीनियर इन तोपों की सर्विसिंग कर रहे हैं। सर्विसिंग के बाद इन्हें LAC पर तैनात किया जाएगा। करगिल युद्ध में बोफोर्स तोप ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। सेना ने फॉरवर्ड लोकेशन पर बिना रुकावट और तेज सप्लाई का मैकेनिज्म डेवलप किया है। C-17 IL-76 एयरक्राफ्ट रोज टेंट, कपड़े, खाने का सामान, पानी की बोतलें जैसी चीजें लेकर लद्दाख जा रहे हैं। लद्दाख के अलग अलग इलाकों में C-17 और IL-76 सामान पहुंचाते हैं। सैनिटाइज करने के बाद चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचाया जाता है। लद्दाख की ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना लंबे समय तक टिकी रहे, इसके लिए बर्फीले पहाड़ों पर अहम सड़कों के काम को 15 अक्टूबर तक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर लेगा, ताकि LAC पर तोप, टैंक और अन्य सामान सीधे पहुंच सके। इसके साथ ही दरबूत, श्योक, दौलत बेग ओल्डी पर मौजूद पुलों को टैंक, ट्रक और ट्रेलर्स का भार सहने के लिए तैयार किया जा रहा है। लद्दाख में भारतीय सेना ने 10,000 साल पुरानी पेलियो झील को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया है। उम्मीद है कि इससे पूर्वी लद्दाख में 17,000 फीट की ऊंचाई पर दौलत बेग ओल्डी यानी DBO के पहाड़ी रेगिस्तान में पानी की कमी पूरी होगी। DBO LAC के साथ देश की सबसे दूरवर्ती और सबसे अहम रणनीतिक चौकी है, जो मई 2020 की शुरुआत में भारतीय और चीनी सैनिकों के टकराव के बाद बंद है। तो इधर चीन बॉर्डर पर टेंशन के बीच ब्रिक्स देशों के NSA की बैठक में चीन से द्विपक्षीय मसले पर नहीं होगी कोई बात। चीन के उकसावे पर बड़ी साजिश का पर्दाफाश और घाटी में भारत के 3 दुश्मनों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। टॉप 9 चीन पाक साजिश में देखिए ये खबरें। आज ब्रिक्स देशों के सुरक्षा सलाहकार की वर्चुअल मीटिंग हो रही है। भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी हिस्सा लेंगे, लेकिन द्विपक्षीय मसलों पर चीन के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। भारत इस सार्वजनिक मंच पर LAC पर चीन की दादागिरी और सीमा पर जबरन तनाव पैदा करने का मसला उठा सकता है। मीटिंग में ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका के NSA भी भाग लेंगे। चीन की सेना ने अब नेपाल की जमीन का भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू कर दी है। खबर है कि भारत नेपाल सीमा के पास उत्तराखंड में PLA तेजी से निर्माण कार्य कर रही है। सूत्रों की माने तो चीन नेपाल सीमा पर सैन्य ठिकाना बना रहा है, जिनका युद्धकाल में इस्तेमाल किया जा सकता है। नेपाल के तिनकार लिप्पू दर्रे के पास छोटी छोटी इमारतें बनाई जा रही हैं। इधर चीन की जासूसी कांड की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, जो 30 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इससे पहले भारत के सवाल के जवाब में चीन के राजदूत ने कहा कि झेनुआ एक निजी कंपनी है। बता दें कि झेनुआ कंपनी पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत 10,000 लोगों की जासूसी का आरोप है।
लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध के बीच उत्तराखंड में चमोली के बाराहोती क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने चीनी सैनिकों को देखा। बताया जाता है कि 12 सितंबर को उन्हें देखा गया। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया है। बताया जाता है कि सुबह लगभग 9:30 बजे उन्होंने घुसपैठ की कोशिश की थी और दोपहर बाद वो लौट गए थे। चीन की शह पर पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ युद्ध की नाकाम कोशिशों में जुटा है। पाकिस्तान आर्मी के चीफ बाजवा ने गुजरावाला में भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारियों का जायजा लिया। बाजवा ने पाक आर्मी की वॉर ड्रिल का जायजा लिया। पाक आर्मी की ये वॉर ड्रिल बाघा बॉर्डर से 94 किलोमीटर की दूरी पर है। पाकिस्तान अपनी नापाक साजिश से बाज नहीं आ रहा। गुजरात में पाकिस्तान ने समुद्री सीमा में घुसकर 45 भारतीय मछुआरों को अगवा कर लिया। साथ ही भारतीय सीमा से 8 बोट को भी पाकिस्तान चुरा ले गया। पाकिस्तान 6 बोट पोरबंदर और 2 वेरावल से ले गया है। वहीं जिन 45 भारतीय मछुआरों को अगवा किया गया उन्हें कराची के बंदरगाह में कैद किया गया है। चीन की साजिश को अंजाम देने में पाकिस्तान भी पीछे नहीं। पाकिस्तान चीन के उकसावे में हर रोज LOC पर गोलीबारी की घटना को बढ़ाता जा रहा है। आज फिर पुंछ के बालाकोट और मेंढर सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने भारी गोलीबारी की। पाकिस्तान की ओर से LOC पर छोटे हथियारों और मोर्टार से हमला किया गया। भारतीय सेना ने भी इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को एक बार फिर सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। श्रीनगर के बाटामालू में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों में एक कौसर रियाज नाम की महिला भी शामिल थी। देर रात हुई इस मुठभेड़ के दौरान CRPF डिप्टी कमांडेंट के साथ एक जवान भी घायल हो गया। चीन की शह पर नेपाल रक्सौल में नो मैंस लैंड अस्थायी पोस्ट पर पक्का निर्माण कर रहा है। नेपाल की APF ने कोरोना संक्रमण के दौरान बॉर्डर सील होने का फायदा उठाते हुए महादेवा गांव के पास पक्का निर्माण किया है। 3 चरणों में होने वाले इस निर्माण के पहले चरण में 100 नए BOP का पक्का निर्माण किया गया है। नेपाल फॉरवर्ड ऑपरेटिंग पोस्ट पर इनकी संख्या 200 करने की फिराक में है। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। काले सागर में रूस के नए बॉम्बर तैनात कर दिए गए हैं तो समंदर में अमेरिका ने युद्धपोत बढ़ा दिए हैं और अंतरिक्ष में कैसे भविष्य के युद्ध की तैयारी हो रही है। वैश्विक स्तर पर अलग अलग देशों की आपसी टकराव से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3। रूस के एंटी सैटेलाइट लॉन्च को लेकर ब्रिटेन ने चिंता जाहिर की है। ब्रिटिश वायुसेना प्रमुख मार्शल माइक विक्सटोन ने कहा कि आने वाले दिनों में अंतरिक्ष भी युद्ध का केंद्र बन सकता है। सैटेलाइट के जरिए बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमले की आशंका बढ़ गई है। जिस तरह से युद्ध को ध्यान में रखकर अंतरिक्ष के लिए काम किया जा रहा है वह दुनिया पर विनाशकारी प्रभाव डालेगा। अमेरिका ने बढ़ती चीनी समुद्री शक्ति को चुनौती देने के लिए नौसेना की बेड़े के बड़े विस्तार की योजना बनाई है। अमेरिकी रक्षा सचिव मार्क ओशो ने कहा कि इसके लिए मानव रहित और ऑटोमेटिक नियंत्रण वाले जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की जा रही है। पेंटागन प्रमुख के मुताबिक अमेरिकी नौसैनिक बेड़े में जहाजों की संख्या 293 से बढ़कर 355 हो जाएगी। अमेरिका ने 7 लोगों को हैकिंग के आरोप में पकड़ा है। इनमें 5 चीन और 2 मलेशिया के रहने वाले बताए जाते हैं। बताया जाता है कि ये वीडियो गेम के जरिए साइबर जासूसी में लिप्त हैं। चीनी जासूसों का ताल्लुक चीनी सुरक्षा मंत्रालय से बताया जाता है। चीनी नागरिकों पर US और विदेशों में 100 से अधिक कंपनियों की साइट को हैक करने का आरोप है। ब्लैक सी में रूस और अमेरिका के बीच तनातनी और बढ़ गई है। इस क्षेत्र में रूस ने अमेरिकी युद्धपोत USS रूजवेल्ट पर नजर रखने के लिए Tu-22 बॉम्बर तैनात कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में रूस ने अमेरिकी विमान को कई बार इंटरसेप्ट करके खदेड़ा है। इतना ही नहीं, रूस ने अपनी दक्षिण में वोल्गा नदी के किनारे अस्त्राखान ओब्लास्ट शहर में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का भी परीक्षण किया है। रूस के बाद उधर चीन से निपटने के लिए साउथ चाइना सी में अमेरिका ने अपने F-35 फाइटर प्लेन को ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट क्वीन एलिजाबेथ पर तैनात कर दिया है। अमेरिका के इस कदम से चीन बौखला गया है। माना जा रहा है कि चीन जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। उधर अमेरिका ने अपने F-16 लेजर वेपन से क्रूज मिसाइल को गिराने का वीडियो जारी किया है। हथियार प्रणालियों को बेचने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने ये वीडियो जारी किया है। कंपनी के मुताबिक इस तकनीक से जमीन और हवा से हवा में दुश्मन के मिसाइल को मार गिराया जा सकता है। अमेरिका ताइवान को ये हथियार बेचने वाला है। इस बीच अमेरिका चीन की सेना के हर मूवमेंट पर नजर रख रहा है। साउथ चाइना सी में अमेरिका ने अपने जासूसी प्लेन ग्रुमान E-8 को तैनात कर दिया है, जो चीनी नौसेना की रेकी कर रहा है। ग्रुमान E-8 से जमीन पर चल रही छोटी छोटी गाड़ियों की इमेज लेकर अमेरिका को भेजा जा रहा है। इधर चीन ने अमेरिकी एयरफोर्स के विमान को सिविलियन प्लेन बताकर उड़ाने का आरोप लगाया है। चीन को चिढ़ाने के लिए अमेरिकी अधिकारी लगातार ताइवान के दौरे पर जा रहे हैं। आज अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी कीथ क्रेच ताइवान के दौरे पर हैं, जहां ताइवान के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक मसलों पर द्विपक्षीय बातचीत होनी है। चीन अमेरिका के इस कदम से बौखलाया हुआ है। इतना ही नहीं, चीन पर दबाव डालने के लिए ताइवान अमेरिका से और 7 तरीके के वेपन सिस्टम खरीदने जा रहा है। ताइवान को डर है कि अगर जो बाइडेन चुनाव जीत गए तो अमेरिका ताइवान को एडवांस वेपन बेचने में ज्यादा रुचि न ले, इसलिए हथियारों की खरीद का काम पहले ही निपटा लिया जाए, क्योंकि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है।
और अब देखेंगे राष्ट्र की बड़ी खबरें। पीएम मोदी के जन्मदिन पर किन किन देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने दी बधाई। कांग्रेस आज क्यों मना रही है राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। इसके अलावा आपको बताएंगे कहां पकड़ी गई 201 करोड़ की ब्राउन शुगर। देश की सभी बड़ी खबरों को देखते हैं न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई करते हुए सूरत में 71 किलो का केक काटकर उनके जन्मदिन की खुशियां मनाई गई। मोदी को रूस के पीएम मिखाइल मिशुस्टिन और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बधाई देते हुए दीर्घायु होने की कामना की। बीजेपी उनके जन्मदिवस को सेवा दिवस के रूप में मना रही है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन से एक दिन पहले कल भगवान शिव को श्रीवान कामाची अम्मन मंदिर में 70 किलोग्राम का लड्डू चढ़ाया। मंदिर में लड्डू चढ़ाने के बाद कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच लड्डू बांटे। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ जुलूस भी निकाला। कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि देश का युवा आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाने को मजबूर है। रोजगार सम्मान है, सरकार कब तक ये सम्मान देने से पीछे हटेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आने वाले 2 हफ्तों में कभी भी हो सकता है। चुनाव के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री मोदी बिहार को कई सौगात दे रहे हैं। 18 सितंबर को पीएम मोदी ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भारी बाढ़ और 1934 में आए विनाशकारी भूकंप से ये रेल लिंक बह गया। इसके अलावा पीएम मोदी राज्य में 12 और रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। संसद के नए भवन का निर्माण का जिम्मा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दिया गया है। टाटा प्रोजेक्ट्स को ये कॉन्ट्रैक्ट 861 करोड़ 90 लाख में मिला है। संसद बनाने के लिए मिलने वाले ठेके की रेट 7 कंपनियों ने बोली लगाई थी। नई इमारत संसद की मौजूदा इमारत के नजदीक बनाई जाएगी और इसके 21 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। नेपाल की ओली सरकार ने अपने देश के विवादित नक्शे को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है। यही नहीं, अपने देश के 1 और 2 रुपए के सिक्कों पर भी नए नक्शे को अंकित करने का निर्णय लिया है। जानकारों का कहना है कि ओली सरकार की दोनों ही हरकतों का मकसद नेपाली नागरिकों में भारत विरोधी मानसिकता को बढ़ावा देना है। इसका दोनों देशों के संबंधों पर असर पड़ेगा। कस्टम और नारकोटिक्स विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रक्सौल से 86 किलो ब्राउन शुगर पकड़ा गया है, जिसकी कीमत करीब 201 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। तस्कर कपड़ा व्यापार की आड़ में ये ड्रग भारत ला रहे थे। 19 बंडल कपड़े के बीच इन्हें छिपाकर रखा गया था। रक्सौल बॉर्डर के नजदीक प्रेमनगर में इन्हें पकड़ा गया। ड्रग को फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजा गया है। यूपी के सहारनपुर में एक न्यूज चैनल के पत्रकार के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। वीडियो में कुछ गुंडे पत्रकार को बुरी तरह से पीट रहे हैं। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मारपीट के कुछ आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। हाल के दिनों में यूपी में पत्रकारों पर हमले बढ़े हैं। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 51 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 97,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना ने इतने ही समय में 1132 लोगों की जान ले ली है। देश में अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है। फिलहाल 10 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।